नमस्कार, स्वागत है आपका बिहाइंड द सक्सेस। ये एक ऐसा चैनल है जहां हम रियल और रॉ इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आते हैं। हर पॉलिटिशियन, ह्यूमन बीइंग, बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप की एक स्टोरी होती है। उस स्टोरी के पीछे होती है स्ट्रगल, स्लीपलेस नाइट्स और भी बहुत हार्ड वर्किंग चीज़ें। आज हमारे साथ हैं एमपी के सबसे ज़्यादा वोट्स से जीतने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर शंकर लालवानी जी। 10,75,000 वोट से इन्होंने मध्य प्रदेश के एमपी इंदौर से इलेक्शंस जीते और सिंधी भाषा में ओथ ली। अपने सॉफ्ट, काम, हार्ड वर्किंग नेचर के लिए मशहूर मिस्टर शंकर लालवानी जी ने सिंधी कम्युनिटी ही नहीं, सारी कम्युनिटीज़ के लिए मेहनत की और उनको आगे लेके चलते हैं। इंजीनियरिंग और बिजनेस बैकग्राउंड से आए और आज लीड करते हैं इंदौर को पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स में। बिजनेस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे आप, बिजनेस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, मैं बेसिकली बिजनेस, फैमिली बिजनेस रहा है और बिजनेस बैकग्राउंड से ये बात सही है। लेकिन मैं तो बेसिकली इंजीनियर और मैंने बीटेक मुंबई से किया और वहीं सर्विस भी की। पर परिवार में पृष्ठभूमि थी संघ की और जनसंघ की, तो थोड़ा राजनीति में रुचि थी और मैं मुंबई में भी विद्यार्थी परिषद में रहा, वहाँ चुनाव लड़ा। पर मुंबई की लाइफ बहुत फास्ट थी, तो मुझे लगा कि हमारे इंदौर की जो लाइफ है वो थोड़ी स्लो है और शांत है, तो मैं वापस इंदौर आ गया और वहाँ भी सर्विस की। सर्विस करते करते एक ऐसा समय आया जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। उस राम मंदिर आंदोलन में मैं शामिल हुआ और उस समय जब अयोध्या में बाबरी ढांचे की जो विषय था उसमें जब आंदोलन हुआ तो उसमें शामिल हुआ और वहाँ एक ये टर्निंग पॉइंट आया। मुझे लगा ये जो पार्टी है जो मूलभूत हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार, धर्म को आगे ले जाने वाली, वहाँ से मैंने 92 से फिर सक्रिय राजनीति में आया और ये टर्निंग पॉइंट था, राम मंदिर का आंदोलन। पहले आप इंदौर में नगर निगम में पोस्ट थे। शुरुआती मेरी इस तरह मैं संगठन में पहले तो जैसे बताया संघ परिवार से था, संघ में दायित्व में था। फिर वहाँ कई वर्ष बाद नगर निगम के चुनाव हुए। नगर निगम चुनाव में मैं तो बहुत उस समय छोटा था, चुनाव में मौका मिला और पहली बार चुनाव में मौका मिला तो चुनाव लड़ा और जीत गया। उस समय हमारी परिषद नहीं बनी थी, कांग्रेस का राज था तो विपक्ष में थे। उस समय विपक्ष में हमने बहुत आंदोलन किए और जनता के मुद्दे बहुत उठाए। पार्टी ने फिर मौका दिया दूसरी बार, तो फिर पीडब्ल्यूडी कमेटी का मैं चेयरमैन बना और उस समय एक ही था कि शहर में क्या किस प्रकार से विकास हो, उसमें काम किया। तो पार्टी ने फिर मौका दिया तो तीसरी बार फिर बना, तो फिर नगर निगम का अध्यक्ष बना और फिर तीनों ये 15 साल लगातार नगर निगम में रहा। उस समय नगर शहर के विकास के लिए बहुत सारे काम किए। कुछ डर था जब आप देखते थे कि मैं एमपी बन जाऊंगा तो फैमिली से दूर हो जाऊंगा, पेरेंट्स से दूर हो जाऊंगा, बच्चों को समय नहीं दे पाऊंगा? देखिए, ये हमारा सार्वजनिक जीवन है। ये जो आपने पहला प्रश्न पूछा था टर्निंग पॉइंट है, उस समय मेरे एक मन में विचार आया था कि मैं इंजीनियर हूँ, अच्छी नौकरी है तो मैं भी कमा सकता हूँ, परिवार का भी भला हो सकता है, परिवार भी। लेकिन एक था कि हम उससे हटके क्या कर सकते हैं। अगर हमको समाज के लिए करना हो, देश के लिए करना हो तो क्या कर सकते हैं। तो हमें कोई माध्यम चाहिए जिसके माध्यम से हम सेवा कर सकें। तो उस समय कोई पार्षद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सोच नहीं था। उसमें ये था कि हम ये एक ऐसा माध्यम है जब हम किसी की सेवा कर सकते, समाज, शहर, देश की। तो राजनीति में आए। अब जब राजनीति में आए तब कभी ऐसा मन में नहीं आया कि परिवार के, देखो एक आप सार्वजनिक जीवन में आ गए तो आपको सार्वजनिक जीवन में उस तरह से जीना पड़ेगा जो उसकी व्यवस्था है। तो और इसमें मैंने देखा कि परिवार तो पीछे छूटता ही है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ आपको लगातार काम करना पड़ता है। तो ये था कि परिवार पीछे छूटेगा, लेकिन परिवार वालों ने बहुत सेक्रीफाइस करा। यानी शुरू से लेके अभी तक परिवार वालों ने सेक्रीफाइस करा, क्योंकि मेरा परिवार पे ध्यान कम रहा और अब परिवार बड़ा हो गया। पहले परिवार अपने ही रिश्तेदार थे, अब पूरा शहर हमारा परिवार है। इतनी काम पर्सनालिटी, कोई भी आप मीडिया में ऊट पटांग किसी को बोलते हुए नहीं आते, इतनी ही
सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी कैसे आती है आपके अंदर? देखिए, हम राजनीति में हों या किसी भी क्षेत्र में हों, बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब आप विचलित भी होते हैं और परेशान भी होते हैं। अगर उस समय आप पेशेंटली काम करेंगे, कूलली काम करेंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे। तो मैंने भी बहुत सारे उतार चढ़ाव राजनीति में देखे, आते ही हैं, स्वाभाविक है, राजनीति इसका स्वभाव ही ऐसा है। पर उसमें पेशेंटली उसको फेस करा और उसमें आगे बढ़े। और अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे जाएंगे तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी, और एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। नेगेटिव सोच ज़्यादा नहीं चलती, कुछ समय के लिए चल सकती है, लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ आप सकारात्मक रूप से आगे जाएंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिक्स में बर्डन बहुत होता है, आप दिमाग से कभी भी खाली नहीं होते। तो जब आप रात में रेस्ट करते हैं तो आपको ये लगता है क्या कि आज बहुत सर दुख रहा है और आज थोड़ा कम काम करना चाहिए था? नहीं, देखिए, ये आपके ऊपर नहीं है, ये सिचुएशन के ऊपर रहता है कि आप उस दिन की क्या सिचुएशन है। और कभी कभी हमें भी नहीं मालूम पड़ता कि उस दिन सिचुएशन क्या रहेगी। हम किसी कार्यक्रम में गए, कहीं गए, कोई इंसिडेंट हो गया, इमरजेंसी आ गई, तो ये एक बहुत ही ऐसा, यानी पेशेंट के साथ हमको करना पड़ता है। ये बात ज़रूर है कि कभी कभी बहुत थकान हो जाती है, क्योंकि समय पे खाना नहीं होता है, समय पे सोना नहीं होता है, ट्रेवलिंग होती है, आपकी सर्टेनिटी नहीं रहती कि आप क्या किस समय क्या करोगे। पर इसी के बीच में कुछ रेगुलर एक्टिविटी होती है, खास करके योगा हुआ, व्यायाम हुआ, और कुछ एक्टिविटी ऐसी रहती है जो अपने आप को हेल्दी बनाए रखती है। पर ये बात सही है कि कभी कभी नहीं, अधिकांश समय थकान हो ही जाती है, क्योंकि इतने प्रोग्राम होते हैं। अगर आप सब में कोशिश करते हो जाने की तो। आपके परिवार में आपके बेटे हैं, आजकल सबसे बड़ा जो एक टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में जब बेटे और फादर की नहीं जमती है, आप कैसे वो मेंटेन करते हैं कि वो बैलेंस हमेशा बना रहे? ये देखो, देखा जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये डिफरेंस आता है। बिल्कुल। मेरे जो फादर थे उससे और मेरे में थोड़ा अंतर आया, मेरे और मेरे बेटे में अंतर आएगा, उसका उसका आगे की जनरेशन आएगी, अंतर आएगा। तो ये जनरेशन जो गैप है, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये है। हो सकता है वो हमारे हिसाब से एडजस्ट नहीं हो, हमको उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक एडजस्ट होना थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, तो मुझे लगता है फिर साथ में लंबे समय तक चल सकते हैं। उनकी शादी की आपने, सभी मंत्रीगण आए, नेता आए, बहुत अच्छा माहौल था। उसको देख के लगता नहीं है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस होंगे, लेकिन हम जैसे आम परिवारों में क्या होता है कि पिता और पुत्र के बीच में बहुत जल्दी अंतर आ जाता है। इंदौर में आपने बहुत काम किया, इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी बनाया आपने, और रेगुलर इंदौर क्लीन है, हम जाते हैं देखते हैं, जितने इंदौर ने डेवलप किया उतना एमपी के कोई भी शहर ने उतने अच्छे से डेवलप नहीं किया। एमपी का कोई, देश का कोई भी शायद इतना क्लीन नहीं है जितना इंदौर है। इंदौर है। तो कैसे आपने, एक ये माइंडसेट होता है लोगों को समझाना। देखिए, ये एक प्रक्रिया रही लंबी, और मैं इसके बैकग्राउंड में अगर मैं जाना चाहूँ तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अनाउंस किया था कि स्वच्छता की बात, उस समय जो विपक्ष के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, वो हंसी उड़ा रहे थे कि प्रधानमंत्री लाल किले से झाड़ू की बात कर रहा है, सफाई की बात कर रहा है। लेकिन एक पूरे देश में एक माहौल बना और स्वच्छता का आंदोलन शुरू हुआ। हमने भी, इंदौर वासियों ने भी निर्णय लिया कि हम इस आंदोलन में शामिल होंगे, स्वच्छ क्लीन इंदौर बनाएंगे। पर शुरू में हमें लगा नहीं था कि हमें सफलता मिल जाएगी, लेकिन हमने नंबर 1 आ जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से हमने सबने मिलकर काम किया, और उसका परिणाम रहा कि लगातार हम 3 बार नंबर 1 आए। और उसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग रहा वो इंदौर की जनता का रहा। और दूसरा, हमारे सफाई मित्र जो हैं, जो दिन रात, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर मौसम में वो सफाई सवेरे उठ के करते हैं, रात को भी करते हैं। और तीसरा, हमारे जो जितने भी पॉलिटिशियन हैं और ब्यूरोक्रेसी, सब ने मिल के जॉइंट टीम के रूप में काम किया, तभी ये संभव हुआ। देखा जाता है आपको झाड़ू उठा के, आप भी घाटों की सफाई करते हैं, रोड्स में समझाते हैं, प्रॉपर सिटी का डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करते हैं। कोई भी मेयर या एमपी या एमएलए आपसे सजेशन ले कि वो कैसे अपने शहर को या देश को क्लीन बनाए, तो आपके क्या उनके लिए सुझाव होंगे? 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, अगर कोई भी कर सकता है, अगर वो अपने शहर में, अपने बस्ती में, अपने एरिया में। एक तो सबसे पहले जो लीडर्स हैं, जो लीड करते हैं, जी।
उनको एक अपना टारगेट तय करना पड़ेगा कि हमें स्वच्छता के लिए काम करना है और डेलीकेटेड करना है, यानी बिल्कुल फुल फ्लेश में करना है, ईमानदारी के साथ। दूसरा, वहाँ की जो पब्लिक है उसको कन्विंस करना, वो एक सबसे बड़ा काम है, और वो काम है लीडर का। वो वहाँ की पब्लिक को कन्विंस करे, और जब पब्लिक कन्विंस हो जाती है तो वो साथ भी देती है। पर कभी कभी क्या रहता है, कुछ लोग उस साथ नहीं देते हैं। तो हमारा भी ऐसा समय आया था कि हम शहर में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन 1-2% कभी कभी ऐसे भी अपवाद भी रहते हैं जो कदम से कदम मिला के नहीं चलते हैं। तो हमने थोड़ा हार्ड स्टेप लिया, फाइन वगैरह लगाया। तो सामान्य तौर पे जो पॉलिटिक्स में काम करते हैं वो इससे थोड़ा दूर हटते हैं कि पब्लिक का फाइन लगाएंगे तो हमको इलेक्शन में जाना पड़ेगा, तो क्या। लेकिन थोड़ा अच्छे काम के लिए आपको थोड़ा हार्ड स्टेप लेनी पड़ेगी, रहना पड़ता है। लेना पड़ेगा। तो ये 3 बातें प्रमुख। पर्सनल लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है? जब आप रिलैक्स रहते हैं तो डेली रूटीन कैसा रहता है? देखो, जिस जगह रहता हूँ उसमें बेहतर करने के लिए सोचता हूँ। जैसे मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में था, जी। तो शहर के लिए क्या बेहतर हो सकता है, उससे पहले वार्ड में था तो वार्ड में क्या अच्छा हो सकता है, फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में था तो वहाँ क्या अच्छा हो सकता है। फिर मैं एक बार बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा इंदौर का। अच्छा। तो पार्टी संगठन में क्या बेहतर अच्छी तरह कार्यक्रम हो सकते हैं, कैसे संगठन बढ़ सकता है। फिर मैं एक बार इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन रहा। तो जो इंदौर का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं उसमें और कैसे बेहतर हो सकता है। तो अभी सांसद हूँ, तो सांसद होने के नाते पूरा जो संसदीय क्षेत्र है उस संसदीय क्षेत्र में क्या नई चीज़ें आ सकती है, हमारा शहर कैसे आगे बढ़ सकता है। तो खाली समय में ये रहता है कि जो बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, और जनहित में हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, वो एक अच्छा समय मिल जाता है सोचने का। जहाँ भी आप रहते हैं, कूल और काम पर्सनालिटी है आपकी, आराम से सोचते हैं और बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लेते हैं, और उस चीज़ों में फिर हम देखते हैं कि बहुत अच्छा बेहतर भी होती हैं चीज़ें आपके आने से। आपने सब अच्छा अच्छा किया, आप सब अच्छा करते आ रहे हैं, इलेक्शंस में आप जीते, बहुत वोटों से जीते, 10,75,000 वोटों से जीते हैं। ऐसा नहीं लगता है आपको कि कहीं लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कहीं क्रिटिसिज्म मिल रहा है, या कोई डिसीजन जो आपने एकदम सही लिया लोग उसको गलत मान के, कहते हैं ना आज के नए जो नेता हैं वो घेराव करते हैं और भाषण देते हैं, तो आपको उससे परेशानी या पीड़ा होती है? देखो, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपके मन में कभी ऐसा नहीं आएगा, भले स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपके अनुकूल रही या प्रतिकूल रही। पर आपको मालूम है आप सही हैं, तो कालांतर में वो सिद्ध होता है कि आप सही हैं। तो कल परिस्थिति में हो सकता है लगता हो कि नहीं, ये इतना ठीक नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए था। पर चूंकि अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में वही जाके रिजल्ट देता है कि नहीं, ये सही थे। और वही पेशेंस रख के अगर हम काम करेंगे किसी फील्ड में हो, राजनीति हो, बिजनेस हो, अगर पेशेंस से काम करेंगे तो आप आगे थे। फेलियर से डर लगता है आपको कि यार मैंने ये डिसीजन ले लिया, मैं फेल हो गया? देखिए, फेलियर से इसलिए डर नहीं लगता है कि जो करने की जो मन की स्थिति है या जो नियत है, नियत कभी गलत नहीं रही। अगर नियत साफ है तो मुझे लगता है कि जो फैसला किया गया है वो गलत इंटेंट, नहीं। सब लोग कहते हैं कि इंटेंट अगर आपका क्लियर है तो Clear आपका काम होना ही होना है, काम होना ही होना। क्लीनलीनेस, आपने क्लीनेस्ट सिटी बनाया, माइंडसेट चेंज करना बहुत टफ होता है जनता का, कैसे आपने माइंडसेट शिफ्ट किया? सबसे पहले तो हम जो पॉलिटिशियन है उन्होंने सबने बैठ के तय किया कि हमको इसमें आगे बढ़ना है, और टारगेट तय किया, सब मिलके काम करेंगे। तो एक गोल अचीव करने के लिए सबने जब काम शुरू किया तो हमारे साथ जो ब्यूरोक्रेसी उसको जुड़ा, क्योंकि वर्किंग में तो वही अधिकारी कर्मचारी, वो उनको साथ में लिया, उनका माइंडसेट बनाया। फिर हमने जनता को साथ में लिया। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये था कि इतना बड़ा शहर और इतना ढर्रा बिगड़ा हुआ, क्योंकि वर्षों से शहर में कचरा तो फैलते जाता है। तो हमने छोटी छोटी एक एक कॉलोनी में मीटिंग लेना, व्यापारी संगठनों की मीटिंग लेना, स्कूल कॉलेज उनकी मीटिंग लेना, ऐसी मीटिंगें लेना शुरू करी। और मुझे ध्यान है 1,000 से ज़्यादा हमने मीटिंगें ली थी उस समय। स्टेप बाय स्टेप, ब्लॉक बाय ब्लॉक 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 मीटिंग ली। वाले। पहले हम ऊपर का स्ट्रक्चर हमने ऊपर वालों ने तय किया, फिर पूरे शहर के लीडरशिप ने तय किया, फिर जितने ब्यूरो के से उन्होंने तय किया। फिर अब हम नीचे उतरे। जब नीचे उतरे तो हमने अलग अलग सेक्टरों में मीटिंग की। व्यापारी संगठन हो सकता है, कॉलोनी के रहवासी हो सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं जो कि अपने कथा में बोलें, अपने मंदिरों में बोलें, स्पीच में बोलें।
और सबसे ज़्यादा मेरे को जो लगा, जो मेरे अनुभव में आया, वो ये लगा कि हमने ना स्कूलों में बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अच्छा। कि हम ये इंदौर के जो स्कूल के बच्चे, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छता के। तो उसका फायदा क्या हुआ, जब वो बच्चा घर जाता था, मम्मी कुछ कचरा बाहर फेंकती थी तो वो टोकता था, रोकता बोलता था। था। या बिल्कुल। दुकान पे कोई झाड़ू लगाता था, बाहर की तरफ फेंकता था, तो बच्चा जब बोलता है बड़े को, तो उससे एक संदेश जाता है कि clean है। तो ये माइंड सेटअप ऐसे हुआ। और दूसरा, जब हमने सबने तय किया कि जब मैंने जैसे बताया कि हमने हार्ड स्टेप भी लिए। मेरे मेरे यहाँ एक उदाहरण हो गया था। मेरे एक ब्रदर थे, उनसे कुछ गलती हो गई कचरे में, तो वो फाइन लगा दिया कर्मचारी ने। तो उन्होंने बोला मैं तो उनका भाई हूँ। तो मैंने कहा दो मोबाइल उनको जो फाइन बना रहा है। तो मैंने कहा भले मेरा भाई है, लेकिन फाइन नहीं बनाया तो आप सस्पेंड हो जाओगे, तो फाइन बनाना। तो वो मैसेज गया कि जब हम अपने परिवार वालों को नहीं छोड़ छोड़ सकते, रहे हैं और सस्पेंड कर रहे हैं अधिकारी को। कि अगर नहीं वसूला तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक मैसेज जाता है, जब हम किसी को नहीं छोड़ते तो आप भी। भी तो वो एक सबको मिलकर डेलीगेट होकर करना पड़ेगा। हमने देखा है कि इंदौर में बहुत फेस्टिवल्स होते हैं, पूरा कल्चर आप दिखाते हैं, पूरे देश का कल्चर इंदौर में दिखाते हैं। आप खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो पूरे टेक्नोलॉजिकल जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, कोचिंगों का बहुत बड़ा हब बन चुका है इंदौर। यूपीएससी कहें, नीट कहें, सारे बच्चे इंदौर पढ़ने आ रहे हैं। उसमें कैसा योगदान है आपका, कैसे आप इंदौर को आगे बढ़ाना चाहते हैं? आपने दो प्रश्न पूछे, कल्चर जी। और एक एजुकेशन। एजुकेशन में ये बात सही है कि कोटा के बाद और पुणे के बाद हमारा इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, कोच और खासकर कोचिंग के मामले में। और इसके अलावा हमारे यहाँ आईआईटी भी है और आईआईएम भी है। जी। देश के, मुझे नहीं लगता कोई शहर हो जहाँ आईआईटी भी हो, और आईआईएम आईआईएम भी भी हो। हो। तो हमारे इंदौर में तो एक अच्छा एजुकेशन हब है। और दूसरा, जो कल्चर वाली बात आपने कही, ये बात सही है कि इंदौर कल्चर सिटी है। बहुत सारे कल्चर के कार्यक्रम होते रहते हैं। और हम खुद, मेरा एक एनजीओ है जो कि 25-26 सालों से एनजीओ कल्चर में काम कर रहा है। और ख़ास करके हम एक मालवा उत्सव करते हैं, जिसमें देश के लगभग 25-26 जो राज्य हैं, वो वहाँ पर अपने कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो इतने सारे राज्यों को एक जगह लाना, वो अपनी कला हमको बताते हैं और हम और दूसरों के राज्य की कला देखते हैं। और ये सब लोक कलाएं हैं। अब लोक कलाएं क्या होती है, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। जी बिल्कुल। पहले लोक कलाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन अब धीरे धीरे कम होती है। तो हमने ये सोचा कि हम पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर को बोलते हैं, ये वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है। हमारी कल्चर की जड़ें इतनी गहरी हैं, हमें तो नई पीढ़ी को सामने, उनके सामने लाना है। तो हमारा यही उपदेश लेके ये एनजीओ बनाया और उसमें हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 25-26 सालों में हमने जो कार्यक्रम किया, उसमें लगभग 12-13 हज़ार कलाकारों ने इन वर्षों में प्रदर्शन किया है, जो अलग अलग राज्यों से, नॉर्थ से लेके ईस्ट से, वेस्ट से लेके साउथ तक, पूरा एक कलाकारों का कुंभ वहाँ आता है। तो ऐसे ही लोक कलाओं को बढ़ावा देना, अपनी भाषाओं को बढ़ावा देना, ये एक हमारा एक स्वभाव में आ गया है। और मुझे लगता है हर किसी को इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कल्चर एक ऐसा है कि हमारे यहाँ हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बोलते हैं, उसको देख के इस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ा हूँ। सही बोल रहे हो आप। अपन देखते हैं कि अपन वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, बट वेस्टर्न जो आज बड़े देशों में जो लोग बैठे हैं, वो आज इंडियन कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, सही इंडियन कपड़े पहन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल योगा कर रहे हैं। बिल्कुल आज आप ऋषिकेश देखेंगे या कोई भी हमारा जो तीर्थ स्थल देखेंगे, वो फॉरेनर्स से भरा हुआ है। बिल्कुल सही बात। आ रहे हैं इंडिया में। अब बहुत सी शादियां हो रही हैं, जो लड़कियां कहीं बड़े देशों से थी, अब इंडिया आ रही हैं और साड़ियों में रह रही हैं और चलिए। अपना जीवन चला रही हैं। अपन बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से रहे आप, टेक्नोलॉजी को भी बहुत मैंने देखा है आपने बढ़ावा दिया है। समय की मांग है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमें तेजी से आगे बढ़ना है और नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। जी। और जब वो इंदौर में एक कार्यक्रम होता, तब उन्होंने अपने एक भाषण में एक बात कही थी, मुझे आज तक याद है, वर्षों पहले कही थी, कि इंदौर वो दौर है जो समय से आगे चलता है, बिल्कुल। लेकिन अपनी विरासत को साथ में लेके चलता है। चलता है जी। तो ये मूल मंत्र है हमारे इंदौर का, कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज इकोनॉमी में हम इंदौर तेजी, एक मध्य प्रदेश का नहीं, सेंट्रल इंडिया का ग्रोथ इंजन है। ग्रोथ इंजन है। तो हम तेज, लेकिन हम हमारे कल्चर को भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये विरासत को साथ में लेके चल रहा है। इंदौर के बाद ही अपन देखते हैं कि इंदौर ने ये किया तो छोटे शहरों को भी ये करना है। इंदौर इस पोजीशन पे आया
तो छोटे शहरों को भी वहां तक पहुंचना है। ग्राउंडेड रहे हैं काफी आप अपनी लाइफ में। अपन कहते हैं ना जमीनी, जितनी चादर हो, हमको समझाया जाता है घर में कि भाई जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना। मैंने देखा आप एकदम जमीनी रूप में काम करते हैं। कोविड में एक सर्वे हुआ जहां पे मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से आपका नाम आया। शंकर लालवानी जी ने जो काम किया, जो जनता से जुड़े रहे, हमको भी नहीं पता था कि ऐसा कोई सर्वे होगा, वो भी नेताओं पे होगा, जहां पे सबसे टफ होता है। एक नेता तो सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल में चलता है। आपका बहुत उसमें योगदान था पूरे देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको उस समय आह्वान किया था कि आपदा का समय है, इस आपदा के समय में अवसर निकालकर लोगों की सेवा करें। और उस समय हम सबको मालूम है क्या स्थितियाँ परिस्थिति थी, बहुत विषम था, लोग घर से नहीं निकल रहे थे, जो हॉस्पिटल में थे उनको मिलने नहीं जा रहे थे कोई। तो इतनी विषम परिस्थितियों में हमने उस समय एक दिन भी घर नहीं बैठे, बाहर निकले। वो तो भगवान का शुक्र है कि कोविड नहीं हुआ, लेकिन एक प्रिकॉशन इतनी ली थी। पर लगातार बाहर रहने में ये हुआ कि लोगों को मौका मिला उनकी सेवा करने का। एक हॉटलाइन हमने बना रखी थी कि कोई भी किसी प्रकार भी किसी को कहीं भी समस्या हो तो हमें बताएं। और मुझे ध्यान है उस समय हमने हॉटलाइन पे 8 लाइन ले रखी थी। अगर किसी को फूड की आवश्यकता है, रेडीमेड खाना चाहिए, तो हम 1-2 घंटे में पहुंचा देते। हमने अलग अलग सेंटर बना के रखे थे। सेंटर्स चल रहे हैं। किसी को अनाज चाहिए तो हम अनाज पहुंचा देते थे, किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए तो वो देते थे। उस समय बेड नहीं मिलते थे, क्योंकि कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं थे। उस समय बेड अवेलेबल कराया। फिर कोई क्रिटिकल आता था तो क्रिटिकल के लिए आईसीयू चाहिए, तो हमने एक ऐसा पोर्टल बनाया था कि हमारे जो हॉस्पिटल थे, किस हॉस्पिटल में कितने बेड है, किस हॉस्पिटल में आईसीयू कितने हैं, किस कहाँ पर एम्बुलेंस है। उस समय तो ये था जिनकी डेथ हो रही थी उनको बॉडी उठाने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। तो उस समय हमने कुछ लोगों को तैयार किया, पूरी उनको किट पहना के वो अंतिम संस्कार करते थे। एम्बुलेंस और शव वाहन की तैयारी की। तो ये पूरा जो सिस्टम डेवलप किया था, तो लगातार हमने कोविड में बाहर रह के किया। अब मुझे नहीं मालूम कोई ऐसा सर्वे कर रहा है कि यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया। हाँ, यूनिवर्सिटी गुजरात की यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया और एक दूसरी यूनिवर्सिटी में सर्वे किया। उसमें उन्होंने पूरे जितने काम हुए सांसद हुए उसमें उन्होंने, वो बाद में हमें मालूम पड़ा कोविड के बाद, उसमें ये उन्होंने जी, आप डिक्लेयर किया सबसे था। आगे थे। सबसे ज्यादा अभी जो कोविड के बाद अब हम देख रहे हैं, सबसे ज्यादा डर बन गया है आज भी डिप्रेशन। और जो हम देखें, सबसे ज्यादा आज लाइफ जो है पॉलिटिशियंस की होती है। वो इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं कि अगर आज कोई, हम देखेंगे कि 100 साल अगर किसी की लाइफ होगी तो वो किसी पॉलिटिशियन की होगी। ये सच मानते हैं आप इस बात को? देखिए, कोविड के बाद एक बात ध्यान में आई, जो आपने बात कही कि अभी जो स्ट्रेस है और जिस प्रकार का आपके जन्म हो रहा है, हमने देखा इन दिनों में, आपने देखा होगा कि जो यंगस्टर हैं जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, कभी कोई कार्डियक अरेस्ट हो जाता है जी। और कोई जिम में जाता है तो जिम में करते करते कोई शादी में नाच रहा है, कोई प्ले ग्राउंड में खेल रहा है। जी। तो उस समय आज से 2 साल 2.5 साल पहले ध्यान में आया कि ये क्यों हो रहा है। तो हमने एक इंदौर में एक सर्वे शुरू किया। अच्छा। और वो सर्वे हमने लोगों के सहयोग से शुरू किया। और उसमें हमने इंदौर में सबके टेस्ट करना शुरू किए, पैरामेडिकल टेस्ट, जिसमें प्राइमरी टेस्ट सब किए कि जो अपने आप को ठीक हेल्दी समझता है उसके सभी पैरामीटर ठीक है क्या। तो हमने लगभग दुनिया में, हमें इस बात का गर्व है इंदौर को, कि दुनिया में हमने इंदौर में 4,50,000 से ज़्यादा लोगों के टेस्ट किए। ये वर्ल्ड में किसी भी सिटी में, एक सिटी में 4.5, वो रिकॉर्ड पे, ऑन रिकॉर्ड पे। और एक्रेबल जो लैब है, रिकॉर्ड लैब है, उससे करवाया। उसमें हमने जो पैरामीटर लिए उसमें, तो हमने देखा कि 42% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को तो ठीक समझते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं अपने आप को ठीक समझता हूँ। लेकिन 42% लोग ऐसे थे जिनकी कोई ना कोई रिपोर्ट नॉर्मल नहीं थी। तो वो चिंता का विषय हो गया हमें। और उसमें हमने कम्युनिटी वाइज करा कि समाज के हैं, ये समाज के हैं, इस समाज के हैं। फिर एज वाइज करा। फिर हमने इकोनॉमी बैकग्राउंड से करा कि एक गरीब, बहुत गरीब है उसका, एक मध्यम वर्गीय है, एक अमीर है। तो इसके अलग अलग पैरामीटर निकले। उसकी रिसर्च है, हमारे पास है, उस रिसर्च को लेकर
हमने वो केंद्र सरकार में सबमिट की और केंद्र सरकार ने फिर अब उसको एक पॉलिसी बनाया, तो उसका हमने नाम दिया प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव हेल्थ क्योंकि केयर। आदमी जब बुखार तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल में जाता है। हमारा ऐसा मानना है कि तबीयत खराब ही नहीं हो, आपको सिम्टम आने के पहले ये मालूम पड़ जाए कि आपके शरीर में ये प्रॉब्लम है, उसको आप ठीक करें। तो बहुत सारे लोग जिनके 4.5 लाख हमने टेस्ट किए उनको हम मैसेज करते हैं कि आपकी ये रिपोर्ट ठीक नहीं आई, आप ये प्रिकॉशन लोगे तो ये ठीक होगा। जय। तो लोगों की अवेयरनेस बढ़ी। तो आज जो समय है हमारा, आज समय ये है कि हमें लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना है और उसके लिए वेलनेस सेंटर हमने खोले। उसमें हम योगा भी कराते हैं और जो हम जो स्ट्रेस है वो कैसे कम हो कम सकती हो है, सकता है। क्योंकि यंगस्टर जिस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं एंजाइटी, और डिप्रेशन। एंजाइटी डिप्रेशन और खास करके जो फूड है फूड फूड उसके ऊपर भी हम देख रहे हैं। और अब तो एक इंदौर में एक नया शुरू हुआ है कि जो गर्भ में बच्चे धारण करते हैं, जी उनका गर्भ धारण करने से पहले ही किस प्रकार उनके परिवार में माताओं जो गर्भ धारण कर रही है महिला, उसको किस वातावरण में रहना चाहिए, जी जी उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हमने महाभारत में देखा होगा कि अभिमन्यु गर्भ से सीख के आया सीख था। के आए थे, बिल्कुल। तो ये सही है और ऐसे अभिमन्यु शिवाजी आने वाले समय में हो सकते हैं, पर उनको उसकी तैयारी के साथ आना पड़ेगा। तो एक संस्था के माध्यम से, हमारे संघ परिवार के माध्यम से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें किस प्रकार गर्भ धारण कब होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, किस प्रकार से उन 9 महीनों में उनकी देख रेख होनी चाहिए, देख रेख देखभाल होनी होनी चाहिए। चाहिए। तो पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है, उसकी पूरी लिटरेचर है, उसकी पूरी जानकारी है, उसके लिए क्लासेस लगती है ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो बेहतर हो सके, क्योंकि देश उनको संभालना है। तो आने वाली जनरेशन अच्छी होगी तो देश आगे तेजी से बढ़ेगा। तो इस प्रकार के काम इंदौर में हो रहा है। 10,75,000 वोटों से आप जीते। कुछ ऐसा स्ट्रेस आखिरी समय पे कि आपको लग रहा हो कि सामने वाला जो ओपोनेंट पार्टी है वो कुछ गलत चीज कर रहा हो, या आपको थ्रेट हो? नहीं, देखो थ्रेट तो इसलिए नहीं होगी कि मैं इतने सालों लगभग 30 साल से जनता के बीच में हूँ, तो कभी ऐसा मौका आया नहीं थ्रेट हो, और ऐसा डर भी नहीं है नहीं है। क्योंकि लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद है। पहला जब चुनाव लड़ी, दूसरी बार चुनाव में तो कोई दिक्कत नहीं थी। पहली बार जब चुनाव लड़ा था उस समय नया नया था, क्योंकि मैं एमएलए भी नहीं बना था, विधायक भी नहीं था, सीधे अच्छा, मैं एमपी बने। एमपी का चुनाव लड़ा था। और उस समय हमारी लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन जी कई बार 8 बार सांसद रह चुकी थी, तो मैं तो बहुत नया था। तो उस समय थोड़ा स्ट्रेस जरूर था कि मैं हाँ, एकदम नया नया हूँ। जो मेरे ऐसे। सामने अपोनेंट था वो एक सीनियर लीडर था और वो कांग्रेस का सीनियर लीडर होने के साथ वो कई चुनाव भी लड़ चुका था, ओके। तो वो चुनाव में एक्सपर्ट था। और मैं, पर हमारे जो नेतृत्व है ये मोदी जी के कारण जो इंदौर में बीजेपी की जो स्थिति बनी और कार्यकर्ताओं की मेहनत, जनता का प्यार, ये सब मिलके फिर उस समय में रिकॉर्ड बना था। 5.5 लाख वोट से जीता था पहली बार। पहली बार। तो वो भी एक रिकॉर्ड रहा, इंदौर में इतने ज़्यादा वोटों से कोई जीता नहीं था, तो वो भी एक रिकॉर्ड रहा। और अब तो कोई दिक्कत थी नहीं क्योंकि मुझे इतना ऐसा लगता है कि ठीक है, लेकिन आप जो जीते वो अपने नेचर की वजह से जीते। नहीं, मैं वो एक फैक्टर हो सकता है, पर मेन है हमारा जो लीडरशिप है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, मोदी जी का नेतृत्व है, इतने सारे देश में काम हो रहे हैं, दूसरा कार्यकर्ताओं की मेहनत, तीसरा जनता का आशीर्वाद, चौथा फिर मेरा क्रम हो हाँ, गया। आपका क्रम, जो हार्डवर्क करते हैं, जो काम पर्सनालिटी, कभी आप, मैंने देखा किसी भी नेता को ऊट पटांग नहीं बोलेंगे, भाषण नहीं देंगे। जिसको भी आज पॉलिटिक्स में आना हो या कोई भी अच्छा कार्य करना हो, आज जनता बहुत है और जनप्रतिनिधि कम। सब लोग हम नेता नहीं बन सकते। आप युवाओं को क्या सलाह देंगे कि वो कैसे अपने फील्ड में आगे बढ़े? देखिए, राजनीति में भी युवा आ सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि नेता यानी भ्रष्ट, और जिस प्रकार का एक मानसिकता बनी हुई थी, जी। मोदी जी के आने के बाद वो मानसिकता चेंज हुई चेंज है। हो गई। और अब मोदी जी ने तो खुद आह्वान किया है कि आने वाले समय में हम युवाओं को, नए युवाओं को जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनको मौका देंगे। तो अभी समय बहुत अच्छा है, और जिस प्रकार से देश बहुत तेजी से आगे बढ़ा, विकसित भारत का अभियान चल रहा है, उसमें आने वाले समय में युवा देश को नई दिशा दे सकते हैं। तो मेरा यही युवाओं से है कि पॉलिटिक्स में अच्छे, राजनीति में अच्छे युवा आए और देश का नेतृत्व करें। एजुकेशन भी बहुत मैटर करता है आजकल पॉलिटिक्स में। बिल्कुल एजुकेट होना चाहिए, क्योंकि आप जिस प्रकार से दुनिया तेजी से चल रही है, बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अगर लीडर भी एजुकेट होगा तो वो उसके साथ कदम से कदम मिला के चल सकता सबसे है। अच्छा है कि एआई
हम लोगों को पॉलिटिक्स में कोई असर नहीं दे सकती। पॉलिटिशियन एक ही रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा एआई से कोई फर्क नहीं है। हम युवा, बिजनेस हो चाहे पॉलिटिक्स हो, हर फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, और आप पॉलिटिशियन होने के नाते हमको अपना गाइडेंस दे रहे हैं। ऑडियंस, मैं आपको बता दूं, हमारे भैया सिर्फ सिंधी भाषा ही नहीं, सारी भाषाओं को साथ लेके चलते हैं। सिंधी बैकग्राउंड से होने के नाते उन्होंने सिंधी कम्युनिटी को बहुत आगे बढ़ाया। हमने बहुत बड़े बड़े लीडर्स देखे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राम जेठमलानी जी, और अब हम देख रहे हैं हमारे एमपी के नंबर 1 के 10,75,000 वोटों से जीते हुए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर शंकर लालवानी जी को, जो सिर्फ सिंधी भाषा ही नहीं, सारी भाषाओं को साथ लेके चल रहे हैं। और हम सबको यही प्रेरणा दे रहे हैं कि हम एक अच्छे भविष्य के लिए एक अच्छे इंसान बने, ना कि हम एक अपनी लाइन बदल के नेतागिरी में आए, या हम फॉल्स होप्स में रह के हम देश प्रेम को कम करें। हमारे साथ आज बहुत ही फ्रूटफुल कन्वर्सेशन रहा। हमारे भाऊ हमारे बीच आए, जबलपुर आके उन्होंने हमको बहुत बहुमूल्य समय दिया, और उन्होंने हमको समझाया कि कैसे हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, कैसे हम लाइफ में आगे तरक्की कर सकते हैं, स्ट्रेस को कैसे हम दूर कर सकते हैं। काम रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हम आगे बढ़ सकते हैं और हम खुद उस फील्ड के टाइकून बन सकते हैं। थैंक यू भाऊ, आप हमारे बीच आए, और हम आशा करते हैं आपका प्यार हम छोटे बच्चों पे ऐसे ही बना रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।